सत श्री अकाल जी, गुरु स्वीट्स। रानी सर, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है तेरी दुकान से? ओ जी, ये कोई जानकारी केंद्र तो है नहीं। मिठाइयाँ बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। आपको क्या चाहिए? बॉम्ब। बॉम्ब? ओ भाई साहब, एक तो दिवाली बड़ी दूर है और तुमने सुना नहीं क्या, ये मिठाई की दुकान है, मिठाई की। रानी सर, रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब लगा हुआ है। ओहो, तो जाके खुद ही ले लेना वहां से, मेरी क्यों जान खा रहा है? हेलो। फोन मत काट। तुसी कौन बोल रहे हो जी? 15 मिनट है, बचने का मौका दे रहा हूँ तुझे। जा, रानी सर स्टेशन जा, रोक सके तो बॉम्ब को रोक। हेलो हेलो। सर जी, सारी आने वाली ट्रेनों को रोक दीजिए। बिना अफरा तफरी के प्लेटफॉर्म पर से सारी पब्लिक को बाहर भेज दो और सारे गेट बंद करवा दो। संभाल कर, लेकिन जल्दी प्लीज। दिल्ली मेल 10 मील की दूरी पर है। रेड सिग्नल दे दो ट्रैक पर, सारे रेड सिग्नल। अमृतसर एक्सप्रेस आगे नहीं बढ़ेगी, पहले से ही 2 ट्रेनें खड़ी हैं। वो कारण आपको बाद में बताएंगे, इमरजेंसी है। सर जी, मेरी दुकान की लैंडलाइन पे फोन आया था। लैंडलाइन का नंबर तो अभी। नो सर, अभी तक सेंसर्स ने कुछ पिक नहीं किया है, माइनर सिग्नल भी नहीं। कॉलर के हिसाब से सिर्फ 5 मिनट और बचे हैं ब्लास्ट होने के लिए। गेट वन थिंग वेरी क्लियर, हमें कोई डिजास्टर नहीं चाहिए। डिटेक्शन स्क्वाड को बढ़ा दो। सर, चारों की चारों टीम्स मेरे साथ है प्लेटफॉर्म पर और एक टीम उस फोन कॉल को ट्रेस कर रही है। सर, हम बॉम्ब को फटने नहीं देंगे। देखिए, आप इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। इट्स अ बॉम्ब थ्रेट। किसी भी हालत में हमें इस कॉलर की डिटेल्स चाहिए, अभी चाहिए। मुकेश, सुनना। दिनेश, हम तुम्हारे बिना कहे समझ गए कि तुमको फिर जल्दी जाना है आज, और तुम्हारा काम हम कर लें। हाँ दोस्त, जल्दी है थोड़ी आज।
और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए दफ्तर में कि तुम जल्दी चले गए हो। प्लीज यार। ठीक है, चल जा। आप शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। अब दिनेश, हमने कहा ना कि किसी को पता नहीं चलेगा। भाई हो हमारे तुम। चल चलता। भैया, ये रंग का बदबू हमसे बहुत नहीं सहा जाएगा। बस 10 मिनट और भाभी जी। अरे भाभी जी, कल तक दूसरा हाथ पूरा हो जाएगा। भैया, दूसरा हाथ हो ना हो, कल आखिरी दिन होगा, ये बता देती हूँ। काका मिट्टी उठा के वहां से वाह। मुकेश वाह। जी अजय भैया, बोलिए। अरे कब है? जब देखो तब नजर चुरा के खिसक जाते हो। एक सवाल पूछे तुमसे, तुम जवाब ही नहीं दिए। भैया हम लेट हो रहे हैं इसलिए। अब वही तो पूछ रहे हैं, काहे देरी हो रही है भाई? अब काहे जल्दी में लगे रहते हो? ये घर पर साफ सफाई कूड़ा कचरा का काम तुम ही करते हो क्या? एक बात समझाओ मुकेश, जब तहसील कार्यालय में तुम्हें झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो गांव का चौपाल भी साफ रखा करो ना भैया। तुम्हारी जो बड़ी सरकारी नौकरी है, यही का थोड़ा फायदा तो गांव को मिलना चाहिए, नहीं? अरे राम निहाल भैया, कहाँ चौपाल वोपाल, हम तो घर के भीतर की बात पूछ रहे हैं। पर लुगाई जो है घर पहुंचते ही थमा देती होगी ना झाड़ू पोछा। देखो मुकेश, देखो सच सच बताओ, शर्माओ नहीं। हेलो, हम चलते भैया, हमको लेट हो रहा है। अच्छा, चलते। अब जवाब कब दोगे? मुकेशवा, अरे विद्या, चाय चढ़ा दे, मुकेश आ गया है। हाँ अम्मा जी, चढ़ा दी। राम राम मुकेश भैया। राम राम। क्या हमारा लालू कहाँ है? भाग गया तेरा कुत्ता। कैसे भागा? जैसे कुत्ते भागते हैं, चारों पांव पर। लेकिन हमने उसके गले में अपना रुमाल बांधा था। तो कैसे भाग गया? और तुम उसको भागने कैसे दिए? अगला कुत्ता लाएगा ना तो अपने रुमाल के साथ साथ खुद को भी बांध लेना कुत्ते से। लालू हमारा कुत्ता है। अबे 2 कौड़ी का कुत्ता भागा है, कोई करोड़ों की जागीर नहीं चली गई है। और भाग गया तो भाग गया। और तुझे क्या लगता है हम तेरे कुत्ते के लिए अपनी वर्जिश छोड़ के उसके पीछे भागेंगे? इतना ही प्यार है तो जा ढूंढ ले गाँव में। लालू हमारा दोस्त है, हमको पता है कि तुम भी उसको छुपाए हो। क्या क्यों तुम उसके साथ, हमको बताओ। अबे तू चुप करता है या हम दिखाएं कैसे भागा तेरा कुत्ता? हाँ दिखाओ कैसे भागा। रुक तो। अबे रुक। साले ऐसे ही भागा था तेरा कुत्ता भी। बच्चू, अगली बार हमको अगर आसपास भी दिखाई दिया ना तो तू भी ऐसे ही भागेगा जैसे तेरा कुत्ता भागा था 4 पैरों पे। तेरा लंगोट खोल के तेरे गले में डाल के पूरे गांव में घुमाएंगे हम। भाग यहाँ से। बीज, खाद, पानी सब तबीयत से डाल दिया है। बस नजर रखनी होगी उस राम निहाल और राजा ठाकुर पर कि कहीं हमारी फसल फिर से बर्बाद ना कर दें। वो पुताई वाले भी बोल रहे थे कि उनको रास्ते में रोक कर पूछा गया है कि काहे काम कर रहे हैं उस घर में। पूरन भैया, वो लोग सुधरने से रहें और हमें रहना इसी गांव में ही है। तो क्या उनकी मनमानी सहते रहे? थक जाएंगे एक दिन, देखिएगा। और कब तक चलेगी मनमानी? एक दिन बहुत जल्द आएगा जब उनके ताने, उनकी चुगलियां, हमारा नुकसान करना सब बंद हो जाएगा। और पता है वो कब होगा? जब हम दिल पर लेना बंद कर देंगे तब। क्या हाल है हमारे पहलवान का? कुश्ती कर रहा है अंदर। पहलवान को कल डॉक्टर से मिलाने ले जाना है। हम कल आएंगे काम से तो तुरंत निकलेंगे अस्पताल के लिए। शाम को डॉक्टर के पास जाना है, याद है ना? याद है विद्या। डॉक्टरनी डांटने वाली है पहलवान को कि कम कुश्ती करो।
कनेक्शन क्या था? बड़ा विचित्र कनेक्शन था, क्योंकि यह केस विचित्र लोगों का था। एक बॉम्ब, एक कुत्ता, एक सफाई कर्मचारी का मर्डर, ये केस था क्या? मुकेश कनौजिया का कत्ल 22 अगस्त 2016 को हुआ। उसकी मौत एक राह गुजरते आदमी ने रिपोर्ट की थी, उसके कत्ल के कुछ ही देर बाद। कंट्रोल रूम में किसने फोन किया था? हम ही फोन किए थे साहब। कौन है ये? ये मुकेश कनौजिया है, यहीं पास में देवकुंज गांव है, वहां का रहने वाला है। चौरीपुरा जो तहसील है ना, उसके कार्यालय में सफाई कर्मचारी है। लेकिन इसको पहले हमने नहीं देखा था। तो फिर बिना देखे कैसे फोन किया? ना साहब, हमारी तो चाय की दुकान है, हम अपना स्टोव जला रहे थे, तभी दो आदमी बाइक से आए, बोले कि सड़क पर एक लाश पड़ी है। तो हम देखने आगे, दौड़ के यहाँ आए तो देखा कि अपना मुकेश कनौजिया है। सर, ये मुकेश कनौजिया का एक बड़ा भाई भी है, उसे इन्फॉर्म कर दिया गया है। पर्स में कुछ नहीं मिला? नो सर, एकदम खाली है। मुकेश, ये सब कैसे हो गया? हमारा भाई तो सवेरे काम पे निकला था। पूरन जी, हमें मुकेश की लाश बंदीपुर के रास्ते में मिली, वहां पास में इसकी साइकिल भी पड़ी थी। मुकेश, हमारा भाई है। क्या हुआ पूरन? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया? अम्मा, अपना मुकेश। क्या हुआ उन्हें? अपना मुकेश नहीं रहा। क्या? दफ्तर के रास्ते बंदीपुर के पास उसकी लाश मिली है। क्या बकवास कर रहा है? हम अस्पताल से आ रहे, अपनी आंखों से देख के आ रहे, मार डाला किसी ने हमारे भाई को। मर गया हमारा भाई। लाठी पर जो खून है वो मुकेश कनौजिया के ब्लड सैंपल के साथ मैच कर रहा है। मौत लाठी के वार से हुई होगी? 100%। 2 वार हुआ है, पहला सर के पिछले हिस्से पे, दूसरा सामने से माथे पर। बहुत ही मजबूती से वार किया गया है। तहसील ऑफिस में सफाई कर्मचारी था क्या? पर कैसे हुआ? क्या हुआ यशपाल जी? मनीष, हम कह रहे थे ना 8:30 बज गए हैं और मुकेश अब तक पहुंचा नहीं। जरूर कुछ माजरा है। बताइए भी, क्या हुआ? मुकेश के ऊपर किसी ने वार किया है, ऐसा बताया उन्होंने, और उसका देहांत हो गया है। क्या? पूरन जी, मुकेश का बटुआ एकदम खाली मिला है और उसकी लाश के पास उसका फोन भी नहीं मिला। आप मुझे उसका फोन नंबर दीजिए। फोन कंपनी से बोलिए मुकेश के इस नंबर का जल्द से जल्द रिकॉर्ड निकाल के दें। पूरन जी, मुकेश का फोन बंद आ रहा है। मैडम जी, ये सब कुछ रामनिहाल दीक्षित और अजय ठाकुर का किया करा है। कल रात को ये मुकेश से कह रहे थे कि
कब तक चलेगा इन लोगों का मनमानी? सालों ने हद ही पार करके रख दिए, कोई एक मौका नहीं छोड़ते मैडम हम लोगों को बर्बाद करने का। मैडम जी, इन्हीं लोगों ने मारा है हमारे भाई को। कौन है रामनिहाल दीक्षित और अजय ठाकुर? अजय ठाकुर? उनको पता था सबसे पहले हमारा इनाम घसीटा जाएगा, लेकिन हवलदार साहब हम सच सच चुप रहे। तुझे जो कुछ भी कहना है ना, चल के बड़े साहब से कहना। हाँ, लेकिन हम चल गाड़ी में बैठ। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। बैठ गाड़ी में बैठ। अरे ऐसा कोई बैर नहीं था हमारा मुकेश कनौजिया के साथ और ना ही पूरन के साथ, बस पुरानी खींचातानी थी जो कर देते थे एक आध बार। खेतों में सुअर छोड़ देना, इसे तुम खींचातानी कहते हो? मुट्ठी भर अनाज उगाते हैं हम लोग, उन लोगों ने वो सारा का सारा बर्बाद कर दिया। हम इन लोगों के खिलाफ लड़े मैडम, उनके पास पैसे की ताकत थी और गुरूर भी। उन लोगों ने हमारे खेत पे जानवर छोड़ दिए, पूरा खेत बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद हम फिर बीज बोए, बड़ी मुश्किल से फसल उगी, तो एक रात तो लोगों ने खेत में पानी भर दिया, सारा का सारा फसल फिर बर्बाद हो गई। हम दोनों भाइयों ने मिलकर बांध बांधा, उन लोगों ने उसको भी तोड़ दिया। वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे तुम भाइयों के साथ? जलते हैं वो लोग। हमारे बाप दादा उनके खेतों और घरों में काम किया करते थे, वो लोग जात पात खूब मानते थे। हम लोग तरक्की किए, उन लोगों से ये देखा नहीं गया, खासतौर से हमारे भाई की सरकारी नौकरी तहसील दफ्तर में। हाँ मैडम, हमारा भाई सरकारी नौकरी करने लगा, वो लोग आग बबूला हो गए। हमारे भाई को अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, हमने पक्का घर बनवा लिया। ये सब उनसे देखा नहीं गया। फसल बर्बाद करना तो था ही, अब आते जाते करके सब लोगों को ताने भी मारते थे वो लोग, यहां तक कि घर में पुताई करने वाले लोगों के साथ भी उन लोगों ने हमारी बुराई की मैडम। जंगली सुअर की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा तुम दोनों को सालों। सच बताओ, मुकेश को खुद मारा या मरवाया? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। साहब वो चिढ़ाना विढ़ाना थोड़ा ज्यादा हो गया था, मानते हैं, माफी मांगने को भी तैयार हैं, पर उनके खेत में हम कभी जानवर नहीं छोड़े, वो तो अपने आप से चले आते हैं, हमारे खेत में भी चले आते हैं साहब। हम सिर्फ टांग खींचते थे मुकेश और पूरन की, बस, कोई निजी दुश्मनी नहीं थी हमारी। हमारे लॉकअप में भी टांग हाथ सब कुछ खींचा जाता है, पर हमारी भी कोई निजी दुश्मनी नहीं होती, सिर्फ सच निकलवाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो अब बोलोगे या फिर सब कुछ खींचना शुरू करूं? सब मानते हैं कि हमने बहुत ज्यादती की मुकेश के साथ, सारी हदें पार कर दी उसे नीचा दिखाने में, उसे ताना मारने में। हाँ, हम जलते थे साहब उससे, पर साहब ये कत्ल वतल करने जितना बुद्धू नहीं है हम, जबकि हम जानते हैं कि सबसे पहली उंगली हम पर ही उठेगी। आज सुबह तुम दोनों कहाँ थे? हम तो घर पर थे। हम भी घर पे थे साहब, वो थोड़ा खरीदी करने के लिए बाहर गए, वो आप लोग डर लिए हमको। लाठी से सर फोड़कर मुकेश को मार डाला? नहीं साहब। पर अब झूठ बोल रहे हो? नहीं साहब, सच बोल रहे साहब। एक सच हम बोलते हैं, हमारा जो डंडा है ना, वो उस लाठी से कम नहीं है जिससे तुमने मुकेश पर हमला किया। पर हम तुम्हारा सर नहीं फोड़ेंगे, तुम्हारे पूरे बदन की हड्डियों की चटनी बना देंगे। इसलिए तुम दोनों आपस में फैसला कर लो, कौन बिना नमक मिर्च के सच बताएगा। 5 मिनट है तुम दोनों के पास। साहब, ये अजय रामनिहाल दोनों झूठ बोल रहे हैं। कल सवेरे घर से निकल लिए थे, अब किससे मिलने निकले, कहाँ से निकले ये नहीं मालूम, लेकिन घर पे नहीं थे। सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सुबह 8 बजे दोनों की फोन की लोकेशन बंदीपुर थी, जहां मुकेश मारा गया। ये लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं, इसलिए मुकेश के सफाई कर्मचारी होने पर भी उसे नीचा दिखाने की काफी कोशिश कर रहे थे। सर, गांव वालों का कहना है कि मुकेश को जितनी सैलरी मिलती थी तहसील ऑफिस में, ये दोनों खेती करके भी उतना नहीं कमा पाते थे। सारी जलन की जड़ यही है सर। और कत्ल, क्या कत्ल करने जितनी जलन थी मुकेश की कमाई को लेकर? सर, मुकेश का फोन अभी भी बंद आ रहा है,
उसके फोन की लास्ट लोकेशन क्राइम सीन ही था, बंदीपुर। मुकेश के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ और मिला? कोई दूसरी औरत या ऐसा ही कुछ? ये दोनों जलन खाए अजय और रामनिहाल के अलावा कोई और एंगल नजर आ रहा है? कोई शक करने जैसे फोन कॉल्स? नो सर, उसके सारे कॉल्स उसकी पत्नी, उसके भाई और उसके ऑफिस, तहसील ऑफिस में किए गए हैं और इनकमिंग्स भी वहीं से ही है। विक्रम, तुम अजय और रामनिहाल को क्रैक करो, ये दोनों जरूर कुछ जानते हैं। निर्मला सर, तुम मुकेश के तहसील ऑफिस जाकर उसके कलीग्स के साथ बात करो। हो सकता है इस हैरेसमेंट के बारे में उसने अपने कलीग्स को बताया हो। ये क्लियर ओपन एंड शट केस नजर आ रहा है। लालू 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 तू फिर आ गया कुत्ते। हमारा लालू गांव में कहीं नहीं है, क्योंकि वो कहीं भागा ही नहीं। उनको पता है कि वो तुम्हारे ही घर के अंदर है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया, तो बाहर लेके आओ। डर क्यों रहे हो? लेके आओ लालू को बाहर। चल आजा। कहाँ? हमारे साथ अंदर चल, देते हैं तेरा लालू। कोई जरूरत नहीं है, तुम उसको बाहर लेके आओ, वो अपने आप दौड़ के हमारे पास आ जाएगा। लेके जा तेरा लालू। अरे कौन है रे? पौने 8 बजे अजय तुम अपने घर से निकले। 8 बजे बंदीपुर के पास पहुंचे, जहां रामनिहाल पहले से ही घात लगा के बैठा था। उसके बाद मुकेश वहां से निकला अपनी साइकिल पर और तुम दोनों ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। हम दोनों तो 7 बजे अपने घर से बाहर निकले और सीधा बाजार गए, जहां हमारा बिरजू के साथ कुछ काम था। 8:30 बजे हम लोग बिरजू के यहाँ से नाश्ता करके निकले। फिर हमें जाना था चौरीपुर और वो रास्ता जाता बंदीपुर होकर, और वहां हमने मुकेश को दिखा। और वो क्या कर रहा था? डंडे से खुद की जान ले रहा था? नहीं साहब, सर वो काम तो कोई कर चुका था। मुकेश वहां पड़ा हुआ था, मरा हुआ। मुश्किल से 15 मिनट पहले तूने मुझसे कहा कि आज सुबह तू घर से निकला ही नहीं। झूठ बोला था साहब। मुकेश को घायल पड़ा देख हम इतने डर गए थे कि पूछो नहीं। तब हमें लगा कि सारा इल्जाम हम ही पर ही आएगा। तो मुकेश है? ये तो बहुत बुरी तरह घायल है। क्या करो रामनिहाल भैया? अजय, इसको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, तो बहुत खून बह गया है। इसको अस्पताल लेके जाएंगे तो फंसेंगे हम ही ना। और इसका भाई पूरम, सबसे पहला और आखिरी नाम हम दोनों का ही तो लेगा। अरे बैठो, इससे पहले कोई देख ले। मैं बैठो। तुम लोग पहले घर से निकले ही नहीं, उसके बाद कह रहे हो कि मुकेश को रास्ते में घायल देखा और भाग गए। तुम लोगों की कहानी में खेतों जितने बड़े गड्ढे हैं। एक काम करो, सच बोल दो, आसान रहेगा। बोलो, वो लाठी कहां से आई जिससे मुकेश पर हमला किया था? बिरजू की दुकान से? ये बिरजू नाम का कोई शख्स है ही नहीं साहब, बिरजू है। आप चाहो तो बिरजू से पूछ सकते हो। साहब, आप चाहो तो नंद किशोर से भी पूछ लीजिए। मुकेश को ऐसा हालत में देखने के बाद हम उसी से मिलने गए थे। फिलहाल तुम दोनों से पूछो 3 सवाल। पहला, मुकेश को खुद मारा या किसी से मरवाया? 2, क्यों मारा या मरवाया? और 3, मुकेश का मोबाइल कहाँ है? ना हमने मुकेश को मारा ना मरवाया। उसका मोबाइल कहाँ है हमें नहीं पता। मुकेश 3 साल से सर्विस कर रहा था यहाँ, लेकिन गांव में उसका किसी से कोई झगड़ा ऐसा तो उसने कभी बताया नहीं। मैडम एक बात बता दूं, मुकेश अपने काम में अव्वल था। जी हाँ बिल्कुल, एक भी शिकायत नहीं थी किसी को उसके साथ। और दिन में 1 बार हो चाहे 10 बार, सफाई बहुत सफाई से करता था वो। और बुरी खबर सुनकर इतना बुरा लग रहा है कि हम आपको क्या बताएं मैडम। उसकी बीवी पेट से है, 5 महीने का पहला बच्चा। इस रामनिहाल और अजय पे तो हमें पहले से शक था। उसके खिलाफ हम सबूत भी ढूंढ रहे हैं। पर आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कौन हो सकता है? ऑफिस में किसी से कोई दुश्मनी? दिनेश तुम्हारी तो खूब जमती थी ना उससे। तुम्हें कभी कुछ बताया मुकेश ने? जी नहीं मैडम, कभी कुछ नहीं बताया उसने। और देखो, जात पात और ऊंच नीच के चक्कर में एक ऐसे सीधे आदमी का खून हो गया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुकेश नहीं रहा। हाँ सब आए थे,
22 अगस्त की सुबह अजय और राम निहाल दोनों यहाँ पर आए थे। हमारा सौदा हुआ, उसके बाद हमने आलू पूरी भी खाई थी साथ में बैठकर। इतनी सुबह सुबह ऐसा कौन सा खास सौदा होने वाला था? अजय और राम निहाल हमारे दोस्त हैं। नाश्ते पर मिलना तय हुआ था। उसके बाद उनके होटल के लिए लगने वाले माल का हिसाब भी देना था हमें। होटल? हाँ साहब, चौरीपुर के पास राम निहाल की एक पुश्तैनी जमीन है छोटी सी। अजय और रामपाल मिलकर वहाँ पार्टनरशिप में एक होटल बनाना चाह रहे हैं। ये लोग खालियात आए थे? हाँ साहब, बिल्कुल निहत्ते। पंचायत से लेकर पनवाड़ी तक गांव में सब जानता है कि अजय और राम निहाल को अपनी जात, खानदान वगैरह पर कितना गरूर है। अब बुरी बात तो है साहब, लेकिन सब गांव में कोई भी आपको कहेगा कि अजय और राम निहाल मुकेश का खून नहीं कर सकते। उनमें तनाव जरूर था, इसलिए मुकेश का खून का असर सिर्फ उन दोनों पर ही जाता। दोनों अजय और राम निहाल आए थे 22 अगस्त की सुबह, लेकिन एक बात कहूं साहब, दोनों का मिजाज कुछ बदला हुआ था, डरे हुए थे। वो इसलिए क्योंकि मुकेश कनौजिया का कत्ल करके वो लोग सीधा तुम्हारे पास आए थे नंदकिशोर। ऐसा हम कतई नहीं कह रहे, और ऐसा कहने वाले वो होते भी कौन। लेकिन एक बात कहूं साहब, दोनों दोस्त हैं हमारे। मुकेश की खून करने जैसी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हमारे पास सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन दोनों के खिलाफ। कत्ल के वक्त दोनों क्राइम सीन के काफी पास थे, शायद क्राइम सीन पर ही थे। सर, इसके अलावा हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं इस अजय और राम निहाल के खिलाफ। और सर, इन दोनों के अलावा मुकेश कनौजिया की किसी और के साथ दुश्मनी थी भी नहीं। बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अपनी जिंदगी गुजर करने पे तुला था, और सर अपने पहले बच्चे के आने का इंतजार भी कर रहा था। वॉलेट में कितने पैसे थे? हमें तो वॉलेट खाली मिला था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कोई भारी रकम कहीं लेकर जा रहा था? लूट वजह हो सकती है इस अटैक के पीछे? नो सर, मेरी मुकेश के भाई पूरन से बात हुई। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए रहे होंगे। रो ले बेटी, रोकर तेरा दुख हल्का होगा। नहीं रोई तो ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। हमारे बारे में सोच, हमने तो अपना बेटा खो दिया। मुकेश ने इस सारे घर की शक्ल बदल दी थी। अब उसका बच्चा इस दुनिया में आ रहा है। ये तुम्हारी और हमारी जिम्मेवारी है ना, हमें ख्याल रखना होगा। रो ले बेटी, रो ले। पर एक बात है, हमने सबसे पहला शक किया अजय और राम निहाल पर, क्योंकि यही दोनों नाम सबसे पहले हमारे सामने लाए गए, और इन दोनों नामों को हमारे सामने लाया मुकेश के भाई पूरन ने। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी सबसे मजबूत इन्हीं दोनों के खिलाफ है। और सर, इन दोनों की मुकेश की फैमिली के साथ कश्मकश की हिस्ट्री भी रह चुकी है। क्या इनकी इसी हिस्ट्री का कोई फायदा उठा रहा है? क्राइम सीन के पास इन दोनों का मौजूद होना, जैसा कि ये खुद कह रहे हैं और इनके फोन रिकॉर्ड्स भी कह रहे हैं, ये महज इत्तेफाक हो सकता है। सर, हो सकता है ये दोनों बलि के बकरे हों। पिछले एक हफ्ते में हमने इनकी जम के धुलाई की, पर कोई महल सामने नहीं आया। या तो इनके दाग बहुत गहरे हैं या फिर इनके दाग है ही नहीं। सर, अगर प्लानिंग किसी और ने की है कि अजय और राम निहाल के नाम का बिल फाड़ना है, तो उस बंदे को इस दुश्मनी के बारे में भरपूर पता होगा। बिल्कुल। और ये बात पूरन कनौजिया से बेहतर कौन जान सकता है? मुकेश का बड़ा भाई। क्योंकि छोटा भाई तहसील वाली परमानेंट नौकरी से ज्यादा कमाता था। सर, तहसील ऑफिस में इस नौकरी की काफी अच्छी तनख्वाह है। मेरी ऑफिस में बात भी हुई, वहाँ पता चला कि अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो वही जॉब सबसे पहले उसकी इमीडिएट फैमिली को ऑफर किया जाता है। फिर तो सर पूरन की बैठे बैठे जॉब लग जाती। शायद सर अब मिलने वाली भी होगी। सर, शायद इससे भी ज्यादा कुछ था। शायद मुकेश को रास्ते से हटाकर एक तीर कई निशाने वाली बात। एक तो जॉब, दूसरा अजय और राम निहाल को फंसाना, और तीसरा शायद ऐसा कुछ जो हमें फिलहाल दिख ना रहा हो। सर, मैंने पूरन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, एकदम क्लीन है। कत्ल के वक्त वो अपने घर पे था, देवकुंज गांव में। उसकी मां ने कंफर्म भी किया है। और सर, जब कत्ल के बाद मैंने उसे फोन किया तब वो अपने खेत में काम कर रहा था। लेकिन इस वजह से तो उसे क्लीन चिट नहीं दे सकता ना। यह भी तो हो सकता है कि उसने काफी पहले सुपारी दे दी हो किसी को, और उसको बताया हो कि इतने बजे उसका भाई यहां से गुजरता है, रोज का रूटीन है, मौका देखो और मार। सर, मुझे लगता है मुकेश पर अटैक करने वाला कोई पहचान वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर पहचान वाला होता तो मुकेश के सामने से गुजरते वक्त उसको देख सकता था, और अगर ये अटैक फेल हो गया होता तो मुकेश बच सकता था। ऐसे में अटैकर तो बचने से रहा। सर, इस कत्ल के पीछे अजय हो, राम निहाल हो, दोनों हो, या फिर खुद पूरन हो, एक बात तो साफ है कि लाठी चलाने वाला कोई अजनबी था, कोई किराए का, किसी देवकुंज से, चौरीपुर से,
या फिर आसपास के किसी दूसरे गांव से। अजय और रामनिहाल को रिलीज कर दो। उनसे कहो कि उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है, वो जा सकते हैं। ये दोनों प्रोफेशनल क्रिमिनल्स तो है नहीं, कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे ये सोचकर कि ये दोनों अब शक के दायरे से बाहर हैं। राइट सर। और इस पूरन के पीछे भी अपने आदमी लगा दो। ये जो राम लक्ष्मण वाले देसी घी के लड्डू परोस रहा है ना, ये लड्डू मुझे कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा है। आ जाओ, शायद तुम लोग सच बोल रहे हो, तुम्हारे खिलाफ कुछ मिला नहीं, इसलिए तुमको रिहा कर रहे हैं। किसकी दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? विद्या, हमें रामनिहाल और अजय पे शक है, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो यकीन मानो हमारा, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पर तुम हमें बताओ, क्या कभी मुकेश ने तुमसे ऐसी कोई बात शेयर की, छोटी से छोटी बात भी? बस काम पे जाता और वापस लौट आता। जब से उसकी नौकरी लगी थी हमारे दिन और अच्छे हो गए थे। उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हम दोनों तो बस सपने देखते थे, अपने आने वाले बच्चे के, उसके और हमारे भविष्य के। हमारे तो सारे सपने ही चूर-चूर हो गए। अरे भाई, हम तो बस पुताई का काम कर रहे थे, अब घर के अंदर का महाभारत हो रहा है, ये कहानी हम कैसे बताएं आपको? अरे महाराज, हमें तुम्हारी कहानी वानी में कोनो इंटरेस्ट नहीं। तुम दोनों ये बताओ, तुम 2 हफ्ता से उधर काम कर रहे हो ना, तो कुछ टेढ़ा वेढ़ा देखे हो? जैसन जैसन ये जो मुकेश है, सवेरे सवेरे काम पर चला जाता हो, उसके बाद उसके भैया जो है पूरन, वो भी खेत चले जाते हो, और बीच में वापस घर आ जाते हो, कुछ देर सुस्तियाते हो, फिर वापस चले जाते हो, समझे ना? ए असलम, सीधा पूछो ना कि पूरन भैया और मुकेश भैया की जोरू के बीच कोनो टेढ़ा संबंध है या नहीं? ठीक है भैया, सीधा पूछते हैं, कौन टेढ़ा संबंध है का? भाई हम दीवार रंगते हैं, अब लोगन की जिंदगी कितनी रंगीन है वो का हमसे का लेना देना। और असलम सुनो, तुम्हारे सवाल का ना एक ही जवाब है, और वो है ना, 14 दिन से वहाँ काम कर रहे हैं, ना किसी को आते देखा ना जाते देखा, और ऐसा ना उल्टा पुल्टा सवाल हमारे दिमाग में नहीं आता। ये आप क्या बोल रही है मैडम? दूसरी औरत मतलब कौन दूसरी औरत? दिनेश, अगर हमें ये पता होता कि कौन दूसरी औरत, तो क्या हम तुम्हें यहाँ बुला के सवाल करते? मुकेश के जीवन में क्या कोई दूसरी औरत थी? देखो, हमें उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला है। दिनेश, तुम मुकेश के अच्छे दोस्त थे, मुकेश का मर्डर हुआ है, और अगर ऐसा कुछ है जो तुम छुपा रहे हो तो अभी वक्त है बताने का, बता दो। नहीं मैडम, हमको कोई दूसरी औरत का नहीं पता मुकेश की जिंदगी में, और हमको लगता भी नहीं कि ऐसा हो सकता है कभी। वो तो अपनी लुगाई से बहुत प्यार करता था। हमको तो लग रहा है मैडम, ये दुश्मनी ऊंच नीच का मामला ही है। वो आप बता रहे थे ना, वो अजय और रामनिहाल, ये उन्हीं का कराया होगा मैडम। ये ऊंचे लोग रौन देते हैं दूसरों की जिंदगी, उनको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। साहब, काफी समय से हम ये रामनिहाल और अजय पर नजर रखें, उनके कुछ कामगारों को भी हम अपनी तरफ कर लें। किसी की जुबान पर एक शब्द नहीं है मुकेश के मर्डर को लेकर। किसी कामगार का इस्तेमाल किया हो सकता है? नहीं साहब, ऐसा किया होता कब का धर लिया होता और आपके सामने ला दिया होता। ये मामला कुछ और है, घर में आपस का मामला है जो पकड़ में नहीं आ रहा साहब। सर, ये केस कुछ ज्यादा ही अटपटा नहीं है? एक छोटे से गांव में मर्डर होता है और हमारे सामने एक भी क्लू नहीं है। आसपास के सभी गांव के हिस्ट्री शीटर्स के मूवमेंट को ट्रैक किया कि कहीं से किसी ने सुपारी ली इस मर्डर की, बट सर हमारे सामने कुछ भी नहीं आया। मोटिव की भी अगर बात की जाए तो हमारे सामने सिर्फ इतना है कि अजय और रामनिहाल दोनों मुकेश को नीचा दिखाते थे। इसके अलावा हमारे सामने और कुछ भी नहीं है। देवकुंज पूरा छान चुके, चौरीपुर में जितना हो सके रडार फैला है, आसपास के जितने भी गांव हैं सब जगह अपना नेटवर्क फैला, माधोगंज, रतनपुर, नंदपुर, सब जगह। शायद कुछ सामने आ जाए, ऐसा कुछ जो केवल मुकेश जानता था, उसने किसी और को ना बताया। अभी आदमी मारा गया है तो कोई तो वजह होगी इसको मारने की।
छोटा सा तबेला है इस परिवार का। बनवारी निशा का छोटा भाई, वही सारे जानवर संभालता है। तो आप कह रहे थे कि मुकेश की मौत की खबर सुनकर ये परिवार बहुत खुश हुआ था। अब आप हमारे मुंह में शब्द तो ना ठूसिए। अरे हम तो ये कह रहे थे कि हमारे पूरे माधवगंज का एक एक आदमी जानता है कि मुकेश की मौत से ये परिवार बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, मानो उनके दिल की कोई इच्छा पूरी हो गई हो। चलो अच्छा है, अब उन्हें समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। थोड़ा भुगतेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे और फिर झेलने की आदत भी लग जाएगी। पूरन की एक्स वाइफ? हमें कैसे नहीं पता चला? क्योंकि किसी ने आपको बताया ही नहीं। पूरन की पत्नी का नाम निशा है, यहाँ माधोगंज में रहती है अपने मायके में। बाप का नाम लाला रजक है। एक छोटा सा तबेला है इनका, जो छोटा भाई बनवारी चलाता है आजकल। बाप रिटायर ही है समझो। और बता क्या निकल सकता है इस एंगल से? एंगलों का तबेला है समझो, जितना खींचोगे उतना निकलेगा। एक सुराग तो आप अभी नोट कर लो कि पूरे माधोगंज में ये रजक परिवार क्या बोलता फिर रहा है। क्या न्याय हुआ है? मुकेश की मौत के साथ न्याय किया है ऊपर वाले ने। अब पूरन के पूरे परिवार को असली दर्द का मतलब समझ आएगा। बटुए से 200 रुपए जितनी मामूली रकम गायब, एक मोबाइल फोन गायब, लेकिन साइकिल वहीं छोड़ दी। अगर इरादा सिर्फ लूट का होता तो साइकिल क्यों छोड़ता? साइकिल भी लेकर जाता, वो तो भागने में भी काम आती और थोड़ी महंगी भी बिकती। सर, कातिल ने विक्टिम का चेहरा बिगाड़ने की भी कोशिश नहीं की और बटुए से उसने आईडी कार्ड्स भी नहीं निकाले। सर, कोई निजी दुश्मनी, गुस्से का मामला लगता है। वार जिस मजबूती के साथ किया गया, मारने वाले का इरादा गुरु हत्या का रहा। एक बात तो पक्की है, मरवाने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन मारने वाला कोई अजनबी पेशेवर था। एक काम करते हैं, पूरन की पत्नी एक्स पत्नी तक पहुंचते हैं और उसके बाद पूरन तक, साइड बाय साइड। पता तो चले हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने के पीछे राज क्या है। मुकेश कनौजिया, उसका काम, उसका घर, उसका कत्ल, उसके भाई पूरन की एक्स वाइफ, ये सारी बातें एक ही केस की लगती हैं। लेकिन रानी सर, वो बॉम्ब थ्रेट, उसका कनेक्शन अब भी क्लियर नहीं हुआ है। क्या वो बॉम्ब ढूंढा गया था? डिफ्यूज हुआ करेक्ट टाइम पर? वेल, जिस फोन से बॉम्ब थ्रेट कॉल आया था वो कॉल ट्रेस हो गया। यूपी, उत्तर प्रदेश से कॉल था। यस सर। नंबर उत्तर प्रदेश का है, फिलहाल मोबाइल स्विच ऑफ है। सर्विस प्रोवाइडर को हमने इस नंबर के डिटेल्स तुरंत देने के लिए ऑर्डर्स भेजे सर। सर्विस प्रोवाइडर से कहो कि तुरंत से तुरंत भी अगर कुछ होता तो उतनी जल्दी हमें डिटेल चाहिए। यहाँ लोगों की जाने दांव पर है। मुकेश कन्नौजिया मर्डर केस में अब भी 2 अहम प्लेयर्स हमारे सामने आने बाकी थे, जिनका क्राइम सीन और क्राइम के टाइम दोनों के साथ था। मुकेश कनौजिया के कॉल रिकॉर्ड्स टोटल ब्लैंक निकला, कहीं कोई कनेक्शन नहीं, रिमोट सा भी नहीं। नो, कुछ भी नहीं। पर कनेक्शन दरअसल मोबाइल फोन के साथ था, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, क्योंकि 200 रुपए के अलावा सीरियसली वही एक कीमती चीज थी जो चुरा कर ले गया था कोई कत्ल के बाद। अब हमारे सामने सस्पेक्ट्स की पूरी टीम खड़ी हो गई थी, पर इस गेम का कॉल कहीं जाकर वो चुराया हुआ मोबाइल फोन साबित होने जा रहा था। लालू, 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 लालू। क्या कर रहे हैं कुंदन भैया? अभी तक उस कुत्ते का भूत सवार है। भूत भूत नहीं है वो, लालू नाम है उसका, दोस्त है हमारा। पता नहीं, मिल ही नहीं रहा। हाँ जानते हैं, और सारा गांव भी जानता है। कब आप उस कुत्ते को ढूंढना छोड़ेंगे और एक जिम्मेदार आदमी की तरह कुछ काम काज करेंगे? तुम अपना काम करो और हमको हमारा काम करने दो, समझी? मुकेश, सुनना, दिनेश हम तुम्हारे बिना कहे समझ गए कि तुमको फिर जल्दी जाना है आज।
और तुम्हारा काम हम कर लें। हाँ दोस्त, जल्दी है थोड़ी आज। और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए दफ्तर में कि तुम जल्दी चले गए हो। प्लीज यार। ठीक है, चल जा। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। अब दिनेश, हमने कहा ना कि किसी को पता नहीं चलेगा। भाई हो हमारे तुम। चल चलता। निशा जी, कहिए। निशा कनौजिया। निशा रजक, हम पूरन और उसके परिवार से अलग हो चुके हैं। तो फिर मुकेश कनौजिया को कनौजिया परिवार से अलग करने का क्या कारण था? किसे सुपारी दी थी तुमने? ऊपर वाले को, भगवान को। हम भगवान से रोज यही प्रार्थना करते थे कि पूरन और उसका परिवार कभी खुश ना रहे। उन्होंने जितनी तकलीफ हमें दी है उसका पूरा हिसाब होना चाहिए और यही होना चाहिए। और देखिए, उसकी शुरुआत हो गई। एक बेरहम कत्ल को तुम अच्छी शुरुआत का नाम दे रही हो निशा? आप हम लोगों पर किस हिसाब से इल्जाम लगा रही हो? आपकी बेटी का गुस्सा और नफरत खुद ही सारे गुनाह कबूल कर रहा है। मैडम, जिस तरह से दही को मथने के बाद मक्खन तैयार होता है ना, उसी तरह सालों तक बहू को छलने के बाद ना वो तेजाब उगलती है। और ये दर्द से वही जान सकता है जिसने उसे सहा हो। जलील करके निकाला था मुझे उन लोगों ने घर से। साहब वो झूठ बोल रही है। वो खुद घर छोड़ के गई थी 2 साल पहले। तो फिर आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? रामनिहाल दीक्षित और अजय ठाकुर पर तो तुरंत उंगली उठी थी आप लोगों की। साहब, क्या पूरन भाई साहब का गुस्सा निशा दीदी ने हमारे पति पे निकाला? देखिए, इस वक्त हमें सिर्फ शक है। वैसे सुनने में आया है कि निशा की फैमिली मुकेश की मौत से काफी खुश है। अरे निशा, दूध उबल गया, कहाँ चली गई तू? आई। माँ जी, किस पतीले पे लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ महारानी? काम काज तो होता नहीं है तेरे से, जुबान बहुत लड़ाती है तू। आप एक काम कीजिए, पूरन ही अपने लाडले मुकेश से कह के ना चश्मा बनवा लीजिए। तब आपको दिखेगा कि आपकी बहू 6 महीने पेट से है। जो औरतें पेट से होती है ना, वो ससुराल में नहीं रहती, वो मायके में जाकर रहती हैं। और तू कोई न्यारी नहीं है जो पेट से हुई है, समझी? जब हमारी माँ ही नहीं रही तो हम मायके कैसे जाते डिलीवरी के लिए? ये सब जानते हुए भी बस सास ताने कसती रही, पर पूरन के मुंह से अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। ऐसे क्या देख रही हो? हम नहीं पड़ेंगे तुम औरतों के झगड़े में। झगड़ा? एक तरफा हमला हो रहा है हम पर। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा पाल रहे अपने पेट में। देखो, हम और मुकेश खेतों में खून पसीना एक करते हैं, ऊपर से वो रामनिहाल और अजय ठाकुर वो अलग से हमारा खून चूसते हैं। अधमरे होके घर लौटते हैं, रोटी खाकर हमको सोने दो। अरे लेकिन हम तुम्हारे ये सास बहू की नौटंकी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी मसला है आपस में निपटा लो और हमें सोने दो, बस। झेलती रही, लेकिन जब हमने बेटी जनी ना तो और नहीं झेला गया। अगर हमारी जगह कोई और होती ना तो उन तानों से जान दे देती अपनी। तो निशा, तुमने मुकेश की जान क्यों ली? बदला तुमने मुकेश से क्यों लिया? बदला लेने वाले हम कौन है? बदला तो ऊपर वाले ने लिया है उनसे। लाला जी, आप अपने किए को ऊपर वाले का फैसला साबित करने की कोशिश मत कीजिए। आप ये बताइए कि किसे सुपारी दी थी, मुकेश को क्यों मारा? और निशा, तुम तो पूरन से अलग हो गई थी ना, तो फिर मुकेश पे इतना गुस्सा क्यों? हम मुकेश पे गुस्सा नहीं थे, लेकिन उन सबको उस पर घमंड था भरपूर। घमंड? हाँ, मुकेश की सरकारी नौकरी का घमंड। अब ये तेरी नौकरी हम सबकी नैया पार कराएगी। अब हमारी हालत सुधर जाएगी अम्मा। महीने का 15,000 मतलब गजब है। हम लोग खेत से 6,000 तक नहीं पहुंच पाते थे। अब पहुंचेंगे भैया। अब आप अकेले खेत संभालो और मैं नौकरी संभालता हूँ। क्या बोली? अलग घर बनाते। क्या कमी है इस घर में? इज्जत की कमी है। बात हमारी होती तो हम सहन कर लेते, पर अब बात तुम्हारी हो रही है। गोल गोल बात न घुमाओ, सीधे सीधे बोलो, क्या बात है? सीधी बात ये है कि अभी तक तो अम्मा जी सिर्फ हमें ताने देती थी, लेकिन अब हमारे जरिए वो तुमको निशाना बना रही है। कैसे? कैसे?
अरे ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। अब इस बच्चे के हाथ तो मुकेश ही पीले करेगा, पूरन के तो बस की नहीं है। देखो बकवास ना करो, तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, अभी मुकेश की शादी होने वाली है, उसकी बीवी आएगी, वो बोलेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अब वो तो पीठ पीछे बोलने से रही, लेकिन जब वो तुमको, हमको और हमारी बच्ची को ताने देगी ना, तो आपके मुकेश की साझेदारी रहेगी। इस घर को तोड़ने की कोशिश मत करना, सोचना भी मत, बात भी मत करना आइंदा। अरे नहीं साहब, घर तोड़ने की बात तो वो पहले से करती आई थी, मुकेश की नौकरी लगने के पहले से। उसे छला भी बहुत पहले से जा रहा है, शादी के तुरंत बाद से। हकीकत तो यह है कि निशा हमेशा से चादर के बाहर पैर फैलाना चाहती थी, हम लोगों की जिंदगी दुश्वार करके रखी थी। निशा का विद्या से क्या बैर था? कुछ भी तो नहीं साहब। जब निशा दीदी घर छोड़कर जा रही थी, हम पूछे थे कि क्यों वो अपने ही घर में आग लगा रही हैं। घर क्या होता है विद्या? तलवार की मियान होती है, जिसमें दो परिवार साथ साथ नहीं रह सकते। लेकिन दीदी, हम दोनों में तो कोनो बैर नहीं है ना, और पूरन भैया और मुकेश जी में बहुत प्रेम है। उन दोनों को तो ऐसे अलग मत कीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं ऐसा मत। अब इतना मीठा बनने की कोशिश मत करो विद्या। जितना घमंड अम्मा जी को मुकेश की नौकरी और उसकी तनख्वाह पर है ना, उसका डबल तुमको है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दीदी। दीदी छोड़िए ना, मत जाइए ना। हम जानते हैं विद्या, तुमको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है माई जान से, क्योंकि अब रोज ताने सुनने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन अब हम फैसला कर चुके हैं, हम इस नौटंकी का किरदार नहीं बनेंगे। बस हम जा रहे हैं। नहीं गौरी, ओ गौरी, कहाँ हो? चलो, हमें अपने घर जाना है। वो विद्या तो मीठी छुरी है, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन कहर बरसाता है। और देखिए क्या हाल कर दिया उसने कनौजिया परिवार का, जिन्होंने मेरा ऐसा हाल किया था। निशा ऊपर वाला अपनी जगह है, तुम फिलहाल उस नीचे वाले का नाम लो जिससे तुमने मुकेश पे लाठी चलवाई। लाला जी आप? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और हम तो एक दुखी बाप हैं, जिनकी बेटी का घर उजाड़ा उस परिवार ने। और उस परिवार को जब तकलीफ पहुंचती है ना, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। आखिर उन्हें भी तो पता चले बेसहारा होने का दुख क्या होता है। दुश्मनी हमसे थी तो हम पे निकालती, हमारे निर्दोष भाई ने निशा का क्या बिगाड़ा? पूरन का कहना है कि उसने निशा को कई बार बुलाने की कोशिश की, पर वो जिद पे अड़ी रही कि उसे एक अलग घर चाहिए। पिछले साल ही डिवोर्स हुआ। पूरन ने निशा को एलिमनी भी दी थी, जो कि देने में मुकेश ने मदद की होगी। सर ये निशा, इसके अंदर कनौजिया परिवार को लेकर इतना कूट कूट के गुस्सा भरा हुआ है। सर स्ट्रॉन्ग डाउट आ रहा है, जरूर निशा ने कोई गेम खेला है। अगर गेम खेला है तो और खिलाड़ी भी होंगे। मम्मी मुझे और दाल चाहिए। निशा, उसके पिता और उसका भाई, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलो। यस सर। वैसे एक बात खटक रही है, पूरन ने अजय और रामनिहाल का नाम झट से लिया, लेकिन निशा के नाम पर वो खामोश रहा। यस सर, काफी चौंकाने वाली बात तो है ये। सर ये निशा और पूरन हमारे सामने तू मैं तो कर रहे हैं, पर शायद इनके रिश्ते की असलियत कुछ और ही हो। विद्या, डॉक्टर ने विटामिन की दवाई दी है, खाने के बाद खाना है, भूलना मत। अपना ख्याल रखना विद्या, बच्चे पर कोई आंच ना आए। पूरन, कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा की बद्दुआएं वाकई हमारे घर को लग गई हो? मैडम, आप बार बार पूछ रही थी इसलिए एक बात याद आई, मुकेश कनौजिया की। कैसी बात मनीष? मुकेश की तरह ही एक और सफाई कर्मचारी है, दिनेश पाल, जो मर्डर के दिन छुट्टी पर था। इस मुकेश कनौजिया और दिनेश पाल के बीच में कोई झगड़ा था क्या? मैडम सामने से कभी कुछ नजर नहीं है, बस मैं ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर अपडेट कर रहा था तो देखा मैंने, सोचा आपको बता दूं। थैंक यू मनीष। साहब वैसे तो इस बात पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन एक खटकने वाला इत्तेफाक है साहब। बाबा निगम नाम है? हाँ, इसी नाम से फेमस है। अरे भैया, वो जो गांव के बाहर बरगद का पेड़ है ना, निगम बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे।
22 तारीख को बाबा यहाँ से निकले? हाँ, अरे बाबा जब गांव से जा रहे थे तो मैं मिला था उनको। प्रणाम बाबा। हरिओम। बाबा इधर कहाँ जा रहे हैं? जहां तक दिल कहेगा चले जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर चल पड़ेंगे। हरिओम। बाबा मतलब माधवगंज उनका परमानेंट ठिकाना नहीं है? अरे भैया, किसी ने बाबा को पेड़ के नीचे बैठे देखा, फिर क्या बात फैल गई। अब सब लोग आ गए चढ़ावा लेकर के, परेशानी बताने लगे बाबा को, बाबा ये बाबा वो। गांव में सब जानते हैं इस बाबा को। गांव का हर आदमी एक ना एक बार तो जा ही चुका है इस बाबा के पास। शादी, बच्चा, भूत प्रेत, प्रॉपर्टी, हर रोग की दवा है इस बाबा के पास। हरिओम। हमारी नज़र में आया कहें कि बाबा इस गांव का नहीं है, बस अचानक आता है, दरबार लगाता है और अचानक ही गायब। और उसी दिन गायब जिस दिन मुकेश मारा गया। तंत्र मंत्र का चक्कर बोल रहे हो? ये निशा की फैमिली उसके पास गई हो सकती है? अब हो सकता है ना साहब, लेकिन साहब आप उसे ढूंढोगे कैसे? मोबाइल तो रखता नहीं है, जहाँ भी जाना बस पैदल ही चल देता है। जादू से अगर हवा में भी गायब हो जाए ना, तब भी उसे ढूंढ लेंगे। दिनेश पाल 22 अगस्त को पूरा दिन रत्नापुर में था। यस सर, मेरी बात हुई है। सुबह सुबह ये चौरीपुर से रत्नापुर के लिए निकला था। बीच में बंदीपुर भी पड़ता है जहाँ पे मुकेश का मर्डर हुआ था। सर टाइम भी मैच होता है। अजय और रामनिहाल के पास भी कोई ना कोई बहाना जरूर होगा। सर इसका तो पता नहीं, अभी बात नहीं हुई है। बट सर मर्डर के दिन क्राइम सीन से होकर गुजरना, इन्वॉल्वमेंट की तो पॉसिबिलिटीज हैं। सर निशा और उसकी फैमिली के फोन रिकॉर्ड चेक किए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। ये हमारे सस्पेक्ट लिस्ट की टॉप पर है, नजर रखो इनको। अजय और रामनिहाल पर भी। सब दिनेश पाल को भी स्कैन करते हैं। जान लेने जैसा क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच, और ऊपर से ये बाबा निगम कहेगा। ये काम करते हैं, इन दोनों पे काम करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। उस दिन जब हमारी बात हो रही थी मुकेश कनौजिया के बारे में, तुमने बताया नहीं कि मर्डर के दिन तुमने छुट्टी ली थी? वो हमारा एक पर्सनल काम था रत्नापुर में। जी जी जी। सुबह 8 बजे जब बंदीपुर के रास्ते में मुकेश का मर्डर हुआ, तुम भी वहीं से गुजर रहे थे? नहीं मैडम, हम तो 7:30 बजे बंदीपुर क्रॉस कर गए थे और मुकेश तो करीबन 8 बजे वहां से गुजरा था। ओह, यानी तुम्हें पहले से पता था उसके दिनचर्या के बारे में कि वो कितने बजे कहाँ से गुजरता है। तुम पहले से इंतजार कर रहे थे उसका? नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? हम तो अपने काम से गए थे वहां। रत्नापुर में क्या काम था? पर्सनल काम से गया था। पर्सनल काम का नाम भी होगा ना? तुम नहीं बताओगे? तुम्हारी बीवी से पूछ लूं? अरे नहीं नहीं मैडम। क्या नहीं? तुमने तो अपनी बीवी को बताया नहीं कि तुमने छुट्टी ली है, रत्नापुर गए हो। उस बेचारे ने तुम्हारे दफ्तर के लिए डब्बा भी पैक करके दिया था। डब्बा लेके दफ्तर ही तो जाएंगे ना मैडम। बात का है? रत्नापुर में है कोई आपका जानने वाला? रत्नापुर में नहीं तो मैडम, आखिर बात का है? बात कुछ नहीं है, बस ऐसी जानना था। उस दिन सुबह ऑफिस में टेंशन चल रही थी, तुमने छुट्टी ली थी। मुकेश रिपोर्ट नहीं कर रहा था, सफाई कर्मचारी कोई था नहीं ऑफिस में। मैडम आप गलत दो चार कर रही हैं। मुकेश दोस्त था हमारा, उसके मर्डर में हमारा कोनो हाथ नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं तो पूछ रही हूँ दिनेश, रत्नापुर में क्या है? कौन है उधर? बाबूजी वो पुलिस के खबरी पूछताछ कर रहे हैं। किस बारे में? कि हम निगम बाबा से कितनी बार कब और कैसे मिले। निशा दी, हमको मुकेश की मौत की इतनी ज्यादा खुलकर खुशी नहीं मनानी चाहिए थी। जो बात दिल में थी वो बस जुबान पे आ गई। पुलिस को जो करना है कर ले।
जब हमारा उस परिवार से कोई लेना देना ही नहीं तो डरने का क्या मतलब? निशा बेटा, माना कि उनको तकलीफ हुई तो हमें सुकून मिला, लेकिन क्या उनकी तकलीफ में हमारा कोनो हाथ था? आप हमसे पूछ रहे कि हम मुकेश को मरवाए? नहीं बाबूजी, हम मुकेश को नहीं मरवाए। ये है निगम बाबा, हम हमारी पूरी फैमिली के साथ गए थे इनसे मिलने और तब लिए थे फोटो। ये पूरन मुकेश है ना, इसको हम बचपन से ही जानते हैं। इनका बाप बचपन में ही गुजर गया था। हम निशा को भी जानते हैं, जिसका पूरन से तलाक हो गया है। हम विद्या को भी जानते हैं, जो मुकेश की पत्नी है। अरे यार, जो तुम सवाल किए हो विद्या के बारे में, कोई भी सुनेगा तो हिल जाएगा। विद्या तो मुकेश की पत्नी थी ना, उसका पहला बच्चा भी होने वाला है, फिर वो कैसे मुकेश को? रमदार बाबू, वो कहते हैं ना, प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है, फिर अवैध प्रेम भी तो प्रेम ही होता है ना। पर वो दोनों तो भाई थे, पूरन मुकेश। उनके बीच रिश्ते भी काफी अच्छे थे। उनके बीच में त्रिकोण मुश्किल लगता है। दिनेश, सबसे पहले हमें तू ये बताएगा कि तू रत्नापुर क्यों गया था। उसके बाद हम उसका पुष्टिकरण करेंगे, फिर तुझे हरी झंडी देंगे कि तूने मुकेश कन्नौजिया का मर्डर किया है या नहीं किया है। वरना हम समझेंगे कि तुम दोनों की कोई दुश्मनी थी, इस वजह से तूने मुकेश कन्नौजिया को मार डाला। शायद उसके फोन में कुछ था, क्योंकि वही एक चीज है जो गायब है। सर, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी मुकेश से। तो फिर हमारे साथ क्या दुश्मनी है जो बता नहीं रहा है कि रत्नापुर क्यों गया था? कत्ल हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस लीड नहीं है। ये बाबा कत्ल के दिन से गायब है। साहब, ये जो बाबा निगम है ना, ये जादू टोने वाला बाबा है। ऐसे लोगों को पकड़ना मुश्किल नहीं होता, मक्खी की तरह पब्लिक पहुंचती है इनके पास। तुम भी पहुंच जाओ जल्द से जल्द। यहाँ से भदोही तक जितने भी गांव, जितने भी कस्बे हैं, हर जगह तस्वीरें फैला दो। आरती नाम है उसका। आरती क्या? पूरा नाम, फोन नंबर, एड्रेस? मैडम, वो शादीशुदा है। शादीशुदा तो तू भी है। तभी तो मैडम सब, हम उसका पति किसान है। भदोही खाद लेने गया था तो आरती ने हमको घर बुला ली। उसको ना घसीटो साहब, इसमें मेहरबानी होगी आपकी। पता करो रत्नापुर में आरती से मिलने गया था या नहीं। क्या एड्रेस लिख सर? लिख। मैडम साहब सीधी साधी औरत है। घर पर पुलिस जाएगी तो उसका पति को पता चल जाएगा, बवाल हो जाएगा साहब। हम दोनों की जिंदगी अब बर्बाद हो जाएगी साहब। जब पता है नतीजा इतना भयंकर हो सकता है तो फिर करते क्यों? करते कहाँ है साहब, हो जाता है, आइंदा नहीं करेंगे साहब। क्या आरती मुकेश को जानती थी? नहीं साहब, वो हमारी दोस्त है। दोस्त? ए सुनो जरा, जी रत्नापुर के हो? हाँ, क्या काम है? कोई आरती कुशवाहा रहती है यहाँ पे? हाँ, रहती तो है। घर जानते हो उसका? हाँ, पता है। जाओ बुला लाओ उसको। क्यों? काम है, जाओ बुला लाओ। अच्छा सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस आई है आरती से मिलने, ठीक है? जी, हम आरती। आरती, 22 अगस्त को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दिनेश पाल तुम्हारे साथ था, तुम्हारे घर में? आरती देखो, हम तुम्हारे अफेयर की बाल की खाल करने नहीं आए हैं। सिर्फ इतना बताओ कि दिनेश पाल तुम्हारे साथ था या नहीं, सुबह से लेकर शाम तक। किसी मुकेश कन्नौजिया को जानती हो तुम? जी, वो कौन है? दिनेश के साथ काम करता था। 22 अगस्त को बंदीपुर के रास्ते पे उसका कत्ल हो गया है। हमने सुना तो था, पर पता नहीं वो कौन है। दिनेश ने कभी नहीं बताया तुम्हें? वो उस दिन के बाद से मिली नहीं।
सर आरती ने कंफर्म तो किया कि दिनेश उसके साथ था, लेकिन मुकेश का नाम सुनते ही हड़बड़ा सी गई। सर शायद मुकेश को जानती हो। सब कह तो रहे हैं कि मुकेश सही और सीधा आदमी था, पर हो सकता है दिनेश और आरती को मुकेश से कोई खतरा हो। उसका फोन भी गायब है। सर ब्लैकमेल वाला एंगल? क्या मुकेश दिनेश और आरती को ब्लैकमेल कर रहा था? क्या उनका कोई वीडियो क्लिप या कोई फोटोग्राफ था उसके फोन में? ब्लैकमेल से तंग आकर ब्लैकमेलर का कत्ल। अरे नहीं साहब, आरती बिल्कुल नहीं जानती मुकेश को। तो मुकेश कनौजिया के फोन में क्या था? ऑफिस का किसी का कुछ जो मुकेश कनौजिया जानता था, जिसकी वजह से उसे मार डाला और वहां से उसका फोन गायब कर दिया? नहीं साहब, हमको कुछ नहीं मालूम साहब। अरे उस दिन हम छुट्टी लेकर के आ गए, हम पूरा फंस गए साहब। आरती के पति को पता चल गया तो वो भी तकलीफ में आ जाएगी साहब। मर्डर हुआ है दिनेश, और हम कल्प्रिट की तलाश कर रहे हैं मुकेश कनौजिया के मर्डर में। जिंदगी तकलीफ में नहीं, बल्कि जिंदगी खत्म हो गई है। हमने निशा और उसके परिवार पर 24 घंटे निगरानी रखी। निशा के भाई बनवारी की मोटी बैकग्राउंड फाइल बनी, एक एक डिटेल एंटर। पूरन और विद्या के एंगल पर भी उतने ही जोश से लगे रहे। क्या ये कनौजिया खानदान के घर के अंदर रचा गया षड्यंत्र था? हमारे पहले मुख्य आरोपी राम निहाल और अजय को भी हमने रडार से बाहर नहीं जाने दिया, और मुकेश कनौजिया का कली दिनेश पालपर से भी नजर हटाई नहीं गई। सर 2 महीने हो गए और हम वहीं के वहीं। बटवे से जो 200 रुपए निकाले गए, अगर हम उसे छोड़ दें तो अटैक के बाद सिर्फ फोन चोरी हुआ, जो अभी तक ऑन नहीं हुआ। मैंने पूरन से पता भी किया था, काफी सस्ता फोन था। पर जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती है ना विक्रम, वो भी एक ऐसे आदमी की जो अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने पूरे परिवार की जिंदगी मेहनत करके संवारने में लगा हुआ था। मुकेश एक दिन सुबह टाइम पर अपने काम पर निकलता है और बीच रास्ते में धड़ाम, खत्म। जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं हो सकती। सर मुकेश का पहला बच्चा इस दुनिया में कभी भी आ सकता है, और उस बच्चे को हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। हमने एक से एक पेचीदा केस सोल्व किए, लेकिन इस केस में एक भी मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं हुई अभी तक। आई थिंक सर हमारे सामने जरूरत से ज्यादा ही एंगल आ गए हैं जिन्हें हम अभी तक टटोलते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, राम नियाल और अजय का उसके भाई मुकेश और पूरन के साथ अनबन, पूरन की एक्स वाइफ निशा का उससे गुस्सा, खुद पूरन का अपने छोटे भाई मुकेश की तरक्की से जलना, और फिर सर बाबा निगम का निशा की फैमिली के साथ लिंक, विद्या और पूरन के बीच कोई पॉसिबिलिटी, और सर दिनेश एक शादीशुदा आदमी अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है एक शादीशुदा औरत के साथ वक्त बिताने के लिए। और इतने सारे एंगल्स में से हम एक भी इन्वेस्टिगेशन को डेड एंड से 1 इंच बाहर नहीं ले जा पा रहे। वो भी पूरे 2 महीने हो गए। सर एक सजेशन है। बोलो। कुछ वक्त के लिए इस केस को बैक बर्नर पर डाल देते हैं, कुछ नहीं करते, दूसरे केसेस में लग जाते हैं। मुझे लगता है कि ये केस खुद ब खुद कोई ना कोई सुराग जरूर देगा। हम केस को बैक बर्नर पर नहीं भी डालते तो भी शायद अपने आप चला जाता, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली हमारे पास कुछ नहीं था। वो जो फोन था मुकेश का, जो आपको इस केस की नींव लग रहा था, क्या वो फोन रानी सर के बॉम्ब स्केयर में इस्तेमाल हुआ था? नहीं, दरअसल रानी सर का ये बॉम्ब स्केयर कॉल मुकेश के मर्डर से पूरे 4 महीने पहले हुआ था। इस बॉम्ब स्केयर केस का हमारे केस के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, पर हाँ एक लिंक जरूर था। डिफ्यूज हो गया? स्टील का डब्बा था, पूरा स्टेशन स्कैन किया, लगता है रॉन्ग अलार्म था। देखिए हम फिर भी रिस्क नहीं ले सकते, आप एक बार पूरा स्टेशन दोबारा स्कैन कीजिए, एक एक कोना। फिर से स्कैन करता हूं पूरा, प्लीज। अगर किसी ने झूठा कॉल किया भी है तो हमें उस झूठे कॉल की तह तक जाना होगा विजय। बिल्कुल सर, कॉल उत्तर प्रदेश का ट्रेस हुआ है, एक टीम निकल चुकी है। केस फाइल करो, जो भी कॉलर है उसे अरेस्ट करो फौरन। ये किसी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है या टेरर ग्रुप हो कोई, जो भी हो हम कोई चांस नहीं लेंगे, हम उसे लाइटली में नहीं लेंगे विजय। इज दैट क्लियर? राइट सर। जो मोबाइल फोन मुकेश कनौजिया की किलिंग के बाद गायब हुआ था, वही फोन इस केस की अहम कड़ी बन चुका था, और वो कड़ी जब जुड़ी हम सबके होश उड़ गए। सिम नंबर 444789857, ये वो सिम नंबर है जो इस IMI नंबर के इंस्ट्रूमेंट पर एक्टिवेट हुआ था, जो मुकेश कनौजिया का इंस्ट्रूमेंट। कब एक्टिव हुआ? 1 घंटा पहले। इस नंबर की डिटेल्स कब तक भेज सकते हो? 1 घंटा दे दीजिए, फोन कंपनी से डिटेल्स निकलवानी पड़ेगी।
ब्रिजनाथ तिवारी भदोई कौन है? उठाओ इसे। बधोई के बिजनाथ तिवारी? नहीं, हम नहीं जानते। पूरन, तुम एक बार विद्या से भी पूछ कर देखो, क्या पता मुकेश ने कभी जिक्र किया हो। नहीं मैडम, हमें नहीं मालूम कौन है भदोई वाला बिजनाथ तिवारी, और ना ही मैडम मुकेश ने हमसे कभी जिक्र किया ये बारे में। हेलो, कौन बोल रहा है? आपने फोन किया है तो आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं? ये नंबर ब्रिजनाथ तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है ना? जवाब तब मिलेगा जब आप अपनी पहचान करवाएंगे। देवकुंड पुलिस थाने से पीएसआई विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। अब बताओ। सर, ब्रिजनाथ तिवारी हमारे पापा हैं और ये नंबर हमारा है, गीता तिवारी। क्या समस्या हुई है सर? आप इस वक्त जहाँ से बात कर रही हैं वहाँ का एड्रेस दीजिए। ये पुलिस अब गीता के पीछे क्यों पड़ गई है? गीता का फोन उन्हें क्यों चाहिए अब? बता नहीं रहे हैं ना, आप बस जल्दी से आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये हमारे बच्चे भी ना सच में बिल्कुल। गीता कहाँ है? फोन दो अपना। ये फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? हमने अपने कुंदन भैया से लिया था, आज सुबह ही लिया था। कुंदन भैया, वो फोन दीजिए, हमारा फोन खराब हो गया, हमें अर्जेंट है। दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, नाश्ता कर रहे हैं। तो फोन तो नहीं कर रहे हैं ना, दो ना। पहले हमने लालू को ढूंढ के लाओ, फिर मिल जाएगा तुमको। आपका लालू भाग गया अपनी लाली के साथ। आप फोन दे रहे हैं या नहीं? फिर कभी हमको नाश्ते के बीच में से मत उठाना, समझ गई? हमने फोन चार्ज किया और अपना सिम डाल दिया। ये फोन तुम्हारे कुंदन भैया को कहाँ से मिला? पता नहीं कहाँ से मिला। कुंदन कहाँ है इस वक्त? वहीं नदी किनारे होंगे अपने लालू को ढूंढते हुए। ये लालू कौन है? उनका कुत्ता है, खो गया कुछ टाइम पहले, रोज उसे ही ढूंढते हैं। इस मोबाइल फोन के मालिक का मर्डर हो चुका है। अब तो बताओ कहां से हाथ लगा ये मोबाइल फोन? बताइए ना कुंदन भैया। बता देना कुंदन। सर, ये फोन हमें हमारे लालू के बदले मिला है। कुत्ते के बदले फोन? किसने किया सौदा? सर, पहलवान सिंह। देख कुंदन, अब ना बस बहुत हो गया। तेरा कुत्ता वाकई में खो गया है, अब नहीं आएगा वो। भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे, ठीक है? लेकिन तुम उसको भागने ही कहे दिए। ये ले, ये फोन बेच दे और ले ले नया कुत्ता। लेकिन हमको कोई और कुत्ता नहीं चाहिए, हमको हमारा लालू ही चाहिए। आज ना हम तेरा सर फोड़ देंगे, भेजा खा जाऊंगा तेरा, तेरा खून पी, खून खून। रुक रुक। ये पहलवान सिंह गांव का अखाड़ा चलाता है? सर, सारी गलती इस गीता की है, इसी की वजह से हमारा लालू खो गया। इसको कुत्ते पसंद नहीं है ना, तो इसीलिए इसने हमें हमारे घर में लालू को रखने नहीं दिया। ये कहाँ से उठा लाया रे कुंदन? अम्मा, हम लोग तालाब के पास मिले थे और वहीं हमारी दोस्ती हो गई। ये अब हमारे साथ ही रहेगा। इस घर में तो ये नहीं रहेगा। काहे? इतना प्यारा तो है, हम करेंगे ना इसकी देखभाल। आप खुद को तो ठीक से संभाल पाते नहीं है, इस कुत्ते को कहाँ से संभालेंगे? कुत्ता कुत्ता क्या करती है? लालू नाम है इसका, लालू बोल। भैया, इसका नाम लालू हो, आलू हो, चाहे भालू हो, जो भी हो, पर एक घर पे तो नहीं रहेगा। और तब तक तो बिल्कुल नहीं रहेगा जब तक आप ठीक से रहना नहीं सीख लेते। जा जा, तू कौन है मुझे बीच में बोलने वाली? ठीक है, फिर पापा बोलेंगे जो बोलना है। लगाए फोन पापा को, अभी लगाए।
समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखे हम अपने लालू को। फिर हम अपने मामा के पास गए। इसका देखभाल कौन करेगा? ये टट्टी करेगा, पेशाब करेगा, इसे कौन साफ करेगा? हम नहीं करेंगे। मामा मामी हम करेंगे ना, हम रोज आके काम कर देंगे लालू का। देख कुंदन, तू आज तो बोल रहा है, 1-2 दिन आएगा भी, उसके बाद क्या? कौन करेगा इसका? हम करेंगे ना मामी। देखिए हमने अपना रुमाल भी बांधा है लालू पर, रख लीजिए इसको प्लीज। सर हम एक सुबह पहुंचे लालू के लिए खाना लेके, लेकिन वहां पे लालू नहीं था। लेकिन आप लालू को पहलवान को काहे दे दिए? तुम क्या बोले थे हमको? रोज आके टट्टी पेशाब साफ करोगे उसका। 2 दिन हो गए तुम नहीं आए। अरे पूरा आंगन बदबू से भर गया था। वो तो शुक्र मनाओ पहलवान का, उसको लालू पसंद आ गया तो लेके चला गया वो। अरे सर पहलवान से हम रोज लड़े, हम वहाँ रोज जाते थे और वो रोज यही बात बोलता था कि लालू नहीं है। सर अभी तक हमको हमारा लालू नहीं मिला। और इस पहलवान ने लालू के बदले तुझे ये फोन दिया? जी सर। अरे हद है साहब, वो पागल कुंदन झूठ बोल रहा है। पहलवान सिंह, वो झूठ बोल रहा है या तुम? हमारा जो अखाड़ा होता है ना हवालात, वहाँ पे सारा सच निकल जाता है। ओ साहब, हम पूछते नहीं पहलवान है, पूरे गांव में इज्जत है हमारी। आज तक कोई गलत काम नहीं किए हैं और हम किसी मुकेश कनौजिया को नहीं जानते। वो कुंदन, अरे साहब उसका स्क्रू ढीला है, बकवास कर रहा है वो। हम काहे कुत्ते के बदले फोन देंगे उसको? ले चलो। हमारी गांव में इज्जत है साहब, हमारी बात तो सुनिए साहब। हम कोई फोन वोन नहीं दिए हैं। ए कुंदन, झूठ काहे बोल रहा है बे? सर ये झूठ बोल रहा है, यही हमको फोन दिया है सर। एक एक हड्डी तोड़ देंगे कुत्ते। पहलवान ठंड रख, ठंड। ये तेरा अखाड़ा नहीं, हमारा पुलिस स्टेशन है। माफ कीजिए साहब, लेकिन इसका कुछ कीजिए साहब। ये सर फिरा झूठ मूठ हमें फंसा रहा है। कब से मेरा कुत्ता ढूंढो करके हमें परेशान कर रहा है। और तूने वो परेशानी मिटा दी, खुद लाठी से मुकेश के सर पे वार किया था ना, सिर्फ एक मोबाइल के लिए। अरे नहीं साहब, हम पहले ही बता चुके हैं, हम किसी मुकेश कनौजिया को नहीं जानते हैं। सर 1 सेकेंड। सर पूरन से बात हुई, तहसील ऑफिस में दिनेश से भी बात हुई। मुकेश का इस पहलवान से कभी कोई कनेक्शन रहा ही नहीं। तो ये निशा ने तो उसे सुपारी नहीं दी? सर निशा और उसकी फैमिली के भी फोन रिकॉर्ड चेक किए, उनसे भी इस पहलवान का कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा। साहब आप सारे पुलिस रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए। हमारे खानदान से, पूरे अखाड़े से एक भी आदमी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। इसका है, और इस मेंटल को रत्नापुर की पुलिस ने पहले भी अरेस्ट किया था। पूछिए इसके घर वालों से। कुंदन इससे पहले गिरफ्तार हो चुका है? हाँ जी, हमने इस कुंदन तिवारी को अप्रैल 2016 को गिरफ्तार किया था। और चार्ज क्या था? रानीसा पुलिस का वांटेड बंदा था ये। इसने रानीसा रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब थ्रेट दिया था। सत श्री अकाल जी, गुरु स्वीट्स। 15 मिनट है तेरे पास, बचाने का मौका दे रहा हूँ। रानी सर रेलवे स्टेशन जा और रोक सके तो रोक ले बॉम्ब को फटने से। क्यों कुंदन, क्यों? तू जानता है कितनी तकलीफ हुई यहाँ की पुलिस को और पब्लिक को, कितना नुकसान उठाना पड़ा रेलवे को। तू बोलेगा या फिर डंडे से बुलवाऊं मैं? सर हम तो ऐसे ही देख लिए थे मिठाई दुकान का नंबर, हमको लगा कि नंबर है तो बात कर लेते हैं, घुमा दिए नंबर। स्टेशन पर बॉम्ब होने की धमकी को तू बात करना कहता है? हाँ, कितनी बात होती है? रानी सर की पुलिस ने इसकी जमकर धुनाई की थी और बाद में सख्त वार्निंग के साथ छोड़ दिया था। गीता, ये मोबाइल फोन तुम्हारे कुंदन भैया के पास कब से था? सच बताना। सर हमें नहीं पता, कुछ महीनों से शायद। दरअसल कुंदन भैया हमारा फोन गुमा दिए थे, जिसके बाद हमने उन पर बहुत चिल्लाया था। अरे हमको तो गेम खेलना था और हमारे पास फोन है ही नहीं। भैया आपको फोन नहीं दिया गया है, जानते हैं काहे? क्योंकि आप ना टाइम पास के लिए वो बम फटने वाले फोन ही घुमाते हैं। याद है ना आपको? पुलिस ने चेतावनी दी है, अगर अब की बार आपने ऐसे कोई हरकत की तो आपके साथ साथ पापा को भी अरेस्ट कर देंगे। अरे लेकिन वो तो बहुत पहले की बात है। 4 महीने पहले की बात है भैया। अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमको कुछ नहीं पता, पर हमको हमारा फोन चाहिए बस। घुमा दिए है ना तो ढूंढ के लाइए, पर लाइए। सर इतना जोर से चिल्लाई हम पर, बहुत गुस्सा आ गया था हमको। एक तो उम्र में छोटी है हमसे गीता, ऊपर से ऐसे थे। सर आप ही बताइए, ऐसे चिल्लाना सही है?
कुंदन तुझे फोन कहां से मिला? और दूसरे दिन ही कुंदन भैया हमको ये फोन लाके दे दिए। ये लो फोन। इतना सस्ता फोन आप ही रखिए इसे, हमारा स्मार्टफोन था, हमें वही चाहिए। खुद तो स्मार्ट हो नहीं, स्मार्टफोन का कहाँ अचार डालोगी? रखना है रखो वरना भाड़ में जाओ। हे राम, अब समझ आ रहा है कि कहाँ से फोन उठा लाए होंगे वो। सर, हमें सच में ये फोन नहीं चाहिए था, लेकिन आज सुबह जब हमारा फोन खराब हो गया और हमें अर्जेंट था, इसलिए हमने ये फोन लिया। कुंदन, क्या वो ये आदमी था जिसे तूने मार डाला? सर हमको तो खाली फोन चाहिए था और उसके हाथ में फोन था। सर हमको लगा कोई तो आएगा जिसके पास फोन होगा, इसलिए हम वहां रुके रहे थोड़ी देर। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया साइकिल पर। ये आदमी आया था साइकिल पे? सर हमको चेहरा तो याद नहीं है, क्योंकि सर हमको तो खाली फोन चाहिए था ना। तो सर हमारा लक बहुत अच्छा था क्योंकि उसके हाथ में फोन था। सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए? कुंदन, ये आदमी वो था जो तू नहीं है। एक जिम्मेदार आदमी था, एक ईमानदार आदमी था। गरीबी में पैदा हुआ था, लेकिन अपने परिवार को, अपने होने वाले बच्चे को गरीबी से ऊपर उठा रहा था। इसकी बीवी एक बच्चे को दुनिया में लाने वाली है, लेकिन ये अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए जिंदा नहीं है। जानता है क्यों? क्योंकि तुझे इसका मोबाइल फोन चाहिए था। क्या कहें साहब, हम उसके बचपने को कभी समझ ही नहीं पाए। बचपना? ब्रिजनाथ जी, बॉम्ब की धमकी देना, एक आदमी को जान से मार देना सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए, यह बचपना नहीं है। यह बहुत ही क्रूर, स्वार्थी और विकृति के साथ किया गया संगीन जुर्म है। इसके लिए कानून आपके बेटे को कड़ी से कड़ी सजा देगा। कत्ल किया है उसने। हमने तो हमेशा उसे अच्छी ही सीख देने की कोशिश की है, जो जाहिर सी बात है गई नहीं। उसके दिमाग में, दिल में कभी आपने सोचा कि ये सीख क्यों नहीं जा रही है? कोई दीवार है उसके दिमाग में या दिल में? कोई मसला है? कभी वक्त बिताया उसके साथ ये जानने के लिए? लगता तो नहीं है। नतीजा आपके सामने है। पुलिस ने सब के चक्कर में का खुलेद निकाला भाई। बाबूजी, हमने आपसे भले ही कहा कि हमें खुशी हुई थी दिल ही दिल में, लेकिन नहीं हुई थी। मुकेश अच्छे आदमी थे, इस बेकार में मारे गए। किसी के साथ ऐसा ना, दुश्मनों के साथ भी नहीं। एक आपसी रिश्ता, एक पुराने रिश्ते की खटास, एक कास्ट का एंगल, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक बाबा वाला एंगल। मतलब आधा दर्जन एंगल की बाल की खाल हुई और केस निकलता है एक अज्ञात आदमी द्वारा रैंडम किलिंग, वो भी सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए। जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है, वैसे एब्सर्ड की हद से भी ज्यादा एब्सर्ड केस मालूम होता है। इतना विचित्र, इतना बेहुदा, इतना एबनॉर्मल। किसी भी कारण के लिए जब कोई हत्या करता है तो एक तरीके से एबनॉर्मल ही है, क्योंकि हत्या नॉर्मल हो ही नहीं सकती। इस किस्म का बर्ताव एक सिग्नल देता है एबनॉर्मलिटी का, अजीब अंदर पनपने वाले गुस्से का, ऐसी हरकतों का जो दूसरों की नॉर्मल जिंदगी को डिस्टर्ब कर जाए। जब भी कोई बहुत छोटी चीज के लिए बहुत बड़ी जिद पकड़ देता है तो उस मसले के साथ साथ उस व्यक्ति को भी संबोधित करना बहुत जरूरी होता है। इसमें की गई लापरवाही या देर बहुत महंगी साबित हो सकती है, न सिर्फ उन एबनॉर्मल बर्ताव करने वाले लोगों के लिए बल्कि उन मासूम लोगों के लिए भी जिनका दूर दूर से उससे कोई वास्ता नहीं है।
ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है जो कतई होनी नहीं चाहिए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।